का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो कक्षा 11 और विषय भूगोल से संबंधित हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं हम संरचना व भू आकृति विज्ञान, जिसके हमने कुछ पार्ट पढ़ लिए। ये सारे प्रायद्वीपीय खंड वगैरह पढ़ चुके हैं। और हिमालय, ये जो भाग है उत्तर व उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, इसके भी कुछ खंड बंटे हुए थे जो हमने पढ़े। कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तरांचल है, दार्जिलिंग, सिक्किम। अब हम 4 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, अरुणाचल हिमालय। किसके बारे में? अरुणाचल हिमालय के बारे में। ये पढ़ने वाली चीज़ है तो मैं इनको पढ़ रहा हूँ। अरुणाचल हिमालय, देखिए अरुणाचल का मतलब होता है हमारा जो पूर्वी राज्य है ना, अरुणाचल प्रदेश, उसमें जो हिमालय फैला हुआ है उसकी बात है। तो यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डीफू दर्रे तक फैला हुआ है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कागतू और नमचा बरवा शामिल है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गारज बनाने वाले नदियों द्वारा विच्छेदित है। यानी कोई नदी है, वहाँ से तेज बहती हुई जल के स्रोत में, गारज का मतलब ऐसे मुड़कर एक गहरे खड्डे का निर्माण करती है। नामचा बरवा को पार करने के बाद, ये नामचा बरवा स्थान है दर्रा, पहाड़ों के बीच ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गार्ज बनाती है, यानी गहरा खड्डा सा बना देती है। कामेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये 12मासी नदियाँ हैं और बहुत से जलप्रपात बनाती है, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी है। अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती है। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार है: मोनपा, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा। इनमें से ज़्यादातर जनजातियां झूम खेती करती है, जिसे स्थानांतरित कृषि या स्लेश और बर्न, जैसे ये देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने अरुणाचल हिमालय की बात की थी। ये दिहांग नदी ये रही, नामचा बरवा ये रहा, लोहित नदी ये रही, यहाँ से नदियाँ आती है ऐसे। ये क्षेत्र है जिस हिमालय की बात करें ना, अरुणाचल हिमालय ये है। फिर देखो, कृषि भी कहा जाता है। यह क्षेत्र विविधता में धनी है, जिसका संरक्षण देशज समुदायों ने किया। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नामात्र ही है, इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित द्वार क्षेत्र से होकर ही यहाँ कारोबार किया जा सकता है। ये देख सकते हो, लोकटक झील है मणिपुर के अंदर, मणिपुर राज्य है, वहाँ लोकटक झील है। नदियाँ जो म्यांमार में बहने वाली इरावती नदी ही एक सहायक नदी है। फिर देखो, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती है। उत्तर में पटकाई, बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। यह निचली पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरित खेती करते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? बदल बदल कर खेती करना, जैसे पेड़ पौधे जंगलों में काटकर बदल बदल कर खेती करना। जहाँ ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती है। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। बराक नदी है वो मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसे लोकटक झील कहा जाता है और यह चारों ओर से पहाड़ियों से गिरी है। लोकटक झील अभी चित्र दिखाया था ना मैंने आपको। मिजोरम, जिसे मेलोसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। नागालैंड में जितनी भी नदियाँ हैं, क्योंकि इतनी बड़ी नदी है पूर्व में ब्रह्मपुत्र, तो लगभग जितनी भी नदियाँ ना वो सारी ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। मिजोरम और मणिपुर की 2 नदियाँ बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो म्यांमार में बहने वाली इरावती नदी की एक सहायक नदी है। ये हो गया हिमालय पर्वत की पूरी कहानी। अब आती है उत्तरी भारत का मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो विश्व का सबसे ज़्यादा उपजाऊ और सबसे ज़्यादा फसलें होती है। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई है 3200 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम औसत जो चौड़ाई है वो 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई, जलोढ़ मैदान।
जलोढ़ मैदान को आगे दो भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। खादर एक तो नई मिट्टी के मैदान बनते हैं और बांगर पुरानी मिट्टी के मैदान। बाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई है। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ भारी जल भार जैसे बड़े बड़े सेल और गुलासम जमा करती है और कभी कभी समय इसी में लुप्त हो जाती है। बाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। बाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती है क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएँ नहीं होती है। ये क्षेत्र अनूप बन जाता है जिसे तराई कहते हैं। ये क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। देखो ये हिमालय पर्वत है, यहाँ से नदियाँ निकलती है। अब पहाड़ों से नदियाँ निकलेगी तो साथ में पहाड़ कंकर पत्थर लाएगी ना, तो पहाड़ों के आसपास जो कंकड़ पत्थर होते हैं वहाँ नदी दिखाई नहीं देती। भी नदी कहाँ चले, बड़े बड़े पत्थर है, उसको कहते हैं बाबर। थोड़ी सी आगे आती है ना तो यहाँ क्यों वो जो पत्थर है वो क्या घिस घिस के छोटे छोटे कण बन जाते हैं मिट्टी के। तो यहाँ क्या होता है, मिट्टी के छोटे छोटे कण से दलदली क्षेत्र बन जाता है, खूब सारे पेड़ पौधे उग जाते हैं, उसको कहते हैं तराई। ठीक है, इसको कहते हैं तराई। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बने होने के कारण बागर और खादर कहलाते हैं। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालुका, रोधिका, विसर्प, गोखुर, जिलें, गुफित नदियाँ पाई जाती है। गोखुर का मतलब गाय का जो खुर होता है ना, उस प्रकार की आकृति बन जाती है झील की। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदियों, द्वीप और बालुका रोधियों की उपस्थिति के लिए जाना जाता है, जहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिका बनाती रहती है। उत्तर, ये देखो उत्तरी मैदान, ये पे देखो चावल वगैरह बो रहे हैं क्योंकि नदियों का पानी आ जाता है ना एक साइड, तो चावल गन्ना वगैरह ये बोते रहते हैं। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप या दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं जहाँ कई प्रकार की फसलें गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट उगाई जाती है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर का विशाल मैदान। हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, कुछ मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये क्षेत्र। अब है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोना आकार वाला कटा पटा भूखंड। तिकोना मतलब ऐसे त्रिभुज आकार, तीन आकार वाला। ठीक है, हमारे भारत में इसकी आकृति ऐसे है, ऊपर से ऐसे और ऐसे बना हुआ है क्योंकि ऐसे भारत है ना हमारा, ऐसे, तो ये है ऐसे। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ गुजरात में है, दक्षिण में इलायची कोरांड्रम पहाड़ियाँ केरल के अंदर है। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित करती है, यानी ऐसे हो गया ना, तो यहाँ तो इलायची की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ और पूर्व में राजमहल जो ये इधर आपका पश्चिम बंगाल के आसपास क्षेत्र हो जाएगा, और इधर पश्चिम में दिल्ली, कटक, ये लास्ट है। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बो एलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, ये झारखंड में है, पलायू पठार, ये भी झारखंड में है, रांची का पठार सुना झारखंड में, मालवा मध्य प्रदेश में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कर्नाटक के पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा में मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताएं तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है। अब देखो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ बता देता हूँ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, तुंगभद्रा, ये प्रमुख नदियाँ, ताप्ती, नर्मदा, महानदी, ये सारी। कुछ तलाकृतियों के नाम भी बताइए जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टार, ब्लॉक, पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंद, नगन, चट्टान संरचना, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखला और क्वार्टजाइट भित्तियाँ शामिल है जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल है। इस पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग के मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान, निमज्जन, भ्रंश और विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजर रहे हैं।
भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि वहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती है। अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय गिरावों की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती है। इस प्रकार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खंड और महाखंड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मुरैना खंड इसके उदाहरण हैं। अब देखो, प्रायद्वीपीय पठार आ गया। मुख्य उच्च उच्च लक्षणों के आधार के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है: दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि और उत्तरी पूर्वी पठार। नंबर 1 है दक्कन का पठार। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची काडम पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिम घाट ऊंची और अविरत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदई 2695 मीटर है, जो पश्चिम घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डाडोबेटा है, यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिम घाट से हुई है। पूर्वी घाट अवतरित नहीं है, और अवतरित का मतलब कटा-फटा है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपराधित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जावादी पहाड़ियाँ, पालगोटा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। मध्य उच्च भूभाग देखिए, पश्चिम में अरावली पर्वत इसी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये विशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि काफ़ी हद तक अपरदित है। इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहाँ अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार रेतीले टिब्बों से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति का प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर इसकी सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र प्रमुख सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। उत्तर पूर्व पठार वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और हिमालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से अलग हो गया। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाड़ दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी के कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर हिमालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया: गारो, खासी और जैंतिया। असम की कार्बी एंगोलोग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपराधित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है। यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। तो कल हम पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल और द्वीपसमूह और समुद्री तटीय।